नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपकी सीनियर जीएस एजुकेटर बोल रही हूँ और आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की। नमस्कार। देखिए, जब भी ऐसे दस्तावेज आते हैं तो उनमें आंकड़ों की भरमार होती है, करोड़ों, प्रतिशत, विकास दर। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ कुछ बड़ी संख्याओं की है या इन आंकड़ों के पीछे जमीन पर वाकई कुछ बदल रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन सरकारी दस्तावेजों का असली मकसद यही पता लगाना होता है, क्या ये नंबर सिर्फ कागज पर अच्छे लग रहे हैं या ये किसी आम बिहारी की जिंदगी में कोई बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए आधिकारिक सर्वेक्षण पर आधारित है और हमारा मकसद इन जटिल आंकड़ों की परतें उधेड़कर ये समझना है कि बिहार की आर्थिक कहानी असल में हमें क्या बता रही है। खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए इन रुझानों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जरूर। और शुरुआत सबसे बड़ी तस्वीर से करते हैं, मतलब राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था का आकार और उसकी रफ्तार कैसी है। हाँ, तो सबसे पहले जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर यह है 8,54,429 करोड़ रुपए। जी। लेकिन जो आंकड़ा सबका ध्यान खींच रहा है वो है विकास दर। मौजूदा कीमतों पर 14.5% और स्थिर कीमतों पर 9.2%। अक्सर लोग इन दोनों में उलझ जाते हैं। हमें इन दोनों को कैसे देखना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। इसको ऐसे समझिए, मौजूदा कीमतों पर जो 14-14.5% की वृद्धि है, उसमें उस साल की महंगाई भी जुड़ी हुई है। अच्छा। ये बताता है कि पैसों के लिहाज से अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हुई। लेकिन असली ताकत का पता स्थिर कीमतों वाली दर से चलता है, जो 9.2% है। मतलब ये रियल ग्रोथ है? हाँ, ये रियल ग्रोथ है। ये महंगाई के असर को हटाकर बताता है कि असल में चीजों का उत्पादन और सेवाओं का लेन देन कितना बड़ा है। तो मतलब अगर हम महंगाई की हवा निकाल दें तभी बिहार की अर्थव्यवस्था 9.2% की ठोस रफ्तार से बढ़ी है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ये कैसा प्रदर्शन है? यह एक बेहद मजबूत प्रदर्शन है। जब देश की अर्थव्यवस्था मान लीजिए 7-8% की दर से बढ़ने का अनुमान लगा रही हो, तब किसी राज्य का 9.2% की वास्तविक दर से आगे बढ़ना ये दिखाता है कि वहां आर्थिक गतिविधियां काफी तेजी से हो रही हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के इंजन के तेजी से चलने का संकेत है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का इंजन तो तेज चल रहा है, लेकिन इसकी गर्माहट आम आदमी तक कितनी पहुंच रही है? यहीं पर प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आता है। जी, पर कैपिटा इनकम मौजूदा कीमतों पर 66,828 रुपए। अब राष्ट्रीय औसत के हिसाब से ये आंकड़ा अभी भी कम है, तो क्या हमें इसे एक सकारात्मक संकेत मानना चाहिए? बिल्कुल, हमें आंकड़े को उसकी अपनी यात्रा में देखना चाहिए। भले ये राष्ट्रीय औसत से कम हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि इसमें साल दर साल लगातार वृद्धि हो रही है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक विकास का फायदा चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों की जेब तक पहुंच रहा है। ये उनकी क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। जब हम जीएसडीपी को तोड़कर देखते हैं तो तस्वीर बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 58.6% सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर से आ रहा है। उसके बाद 21.5% उद्योग से और 19.9% कृषि से। सेवा क्षेत्र का इतना हावी होना क्या एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है? ये विकास का एक स्वाभाविक पैटर्न है। जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था मैच्योर होती है, वो खेती से निकलकर उद्योग और फिर सेवाओं की तरफ बढ़ती है। तो ये अच्छी बात है। हाँ, सेवा क्षेत्र का दबदबा दिखाता है कि अर्थव्यवस्था आधुनिक हो रही है। इसमें व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, रियल एस्टेट जैसी चीजें आती हैं। ये अच्छी बात है। किसी ना किसी रूप में रोजगार देती है। जी, एक बहुत बड़ा हिस्सा। उसका अर्थव्यवस्था में योगदान 20% से भी कम रह गया है। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? कहीं ये बिहार के शहरी और ग्रामीण विकास के बीच बढ़ती खाई की ओर तो इशारा नहीं कर रहा? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ये सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सोचना जरूरी है। एक तरफ ये अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का संकेत है, मतलब इकोनॉमी अब सिर्फ खेती के भरोसे नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक चुनौती भी पेश करता है। अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन उस क्षेत्र का आर्थिक योगदान घट रहा है, तो इसका मतलब है कि कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है।
संतुलित विकास के लिए जरूरी है कि सेवा क्षेत्र के साथ साथ उद्योग और कृषि भी मजबूती से बढ़ें, ताकि रोजगार के अवसर सिर्फ शहरों तक सीमित न रह जाए। तो अर्थव्यवस्था के इंजन तो रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए यानी सरकारी पैसा, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, सरकार की अपनी तिजोरी कितनी मजबूत है? बिल्कुल। यहाँ राजकोषीय घाटे मतलब फिस्कल डेफिसिट का जिक्र आता है, जो लगातार कम हो रहा है। 2024-25 में लिए 29,095 करोड़ अनुमानित है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छा है। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल उधार होता है। इसमें कमी आना राजकोषीय अनुशासन कहलाता है। मतलब फिस्कल डिसिप्लिन। जी, इसका मतलब है कि सरकार चादर देखकर पैर पसार रही है, मतलब अपने खर्चों को अपनी आमदनी के दायरे में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इस अनुशासन का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटा कम करने के लिए सरकार जरूरी सामाजिक योजनाओं पर जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च में कटौती कर रही हो? ये एक वाजिब चिंता है। तो अनुशासन और विकास के बीच संतुलन कैसे बन रहा है? देखिए, यहाँ एक और आंकड़ा है जो इस सवाल का जवाब देता है। वो है राजस्व अधिशेष, यानी रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस। हाँ, जो 2024-25 के लिए 1,121 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्व अधिशेष, इसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए? इसे अपने घर के बजट की तरह समझिए। मान लीजिए आपकी तनख्वाह से घर के सारे महीने के खर्च, राशन, बिल, बच्चों की फीस देने के बाद भी आपके पास पैसे बच रहे हैं। अच्छा। यही राजस्व अधिशेष है। इसका मतलब है कि सरकार अपने रोजमर्रा के खर्च जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी अपनी रोजमर्रा की कमाई से पूरा करने के बाद भी पैसा बचा रही है। और इस बचे हुए पैसे का सरकार क्या करती है? इस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल होता है पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब सड़क, स्कूल, अस्पताल, पुल जैसी स्थायी संपत्ति बनाने में। ये वो निवेश हैं जो भविष्य के विकास की नींव रखते हैं। तो सरकार खर्च में कटौती नहीं कर रही है? नहीं, बल्कि सरकार अपने रोजमर्रा के फालतू खर्चों को नियंत्रित करके विकास के कामों के लिए ज्यादा पैसा बचा पा रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुल खर्च भी बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये तो बहुत साफ हो गया, मतलब वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो रहा है। चलिए अब जमीनी हकीकत पर आते हैं, उन क्षेत्रों पर जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। जी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। कृषि में चावल का उत्पादन 21% और गेहूं का 10.7% बढ़ा है। ये असाधारण वृद्धि है। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये सीधे सीधे हजारों गांवों में किसानों की आय में हुई वृद्धि है। और ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर हम इसे सरकार की कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि अब ध्यान सिर्फ चावल गेहूं पर नहीं, बल्कि मखाना, फल, सब्जियां, मक्का और शहद जैसे ज्यादा मुनाफे वाले उत्पादों पर भी दिया जा रहा है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जी, साथ ही पशुधन और मछली पालन में 9.5% की वृद्धि दिखाती है कि ग्रामीण आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं। किसान अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है। अब कृषि से उद्योग की तरफ आते हैं। यहाँ कुछ आंकड़े तो सचमुच चौंकाने वाले हैं। एक तरफ 75,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित औद्योगिक निवेश है, जो बड़ी तस्वीर दिखाता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो सूक्ष्म उद्यमों यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज में हुई वृद्धि है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। निवेश में 135% का उछाल और रोजगार में 107% की उछाल। हाँ, और यही इस सर्वेक्षण की सबसे सकारात्मक कहानियों में से एक है। अक्सर जब हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर जाता है। सही बात है। लेकिन असली रोजगार और जमीनी उद्यमिता इन्हीं छोटे छोटे व्यवसायों से पैदा होती है। 107% की वृद्धि का मतलब है कि बिहार के छोटे कस्बों और गांवों में लोग खुद का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि कोई छोटी सी मसाला पीसने की यूनिट लगा रहा है, कोई कपड़े सिलने का काम कर रहा है। ये जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता की क्रांति है। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाली एक कड़ी है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। यहाँ एक आंकड़ा है जिस पे मुझे यकीन नहीं हो रहा। 2005 में बिहार में केवल 835 किलोमीटर ग्रामीण पक्की सड़कें थीं और 2025 तक ये 1.17 लाख किलोमीटर हो गई हैं। जी। रुकिए, क्या मैंने सही पढ़ा? 835 से सीधे 1.17 लाख? ये तो 140 गुना से भी ज्यादा की बढ़त है। ये कैसे संभव हुआ? आपकी हैरानी जायज है। ये आंकड़ा बिहार के पिछले 2 दशकों के बदलाव की पूरी कहानी कहता है।
ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये विकास का हाईवे है। विकास का हाईवे, वाह। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब गांव का किसान अपनी सब्जी सीधे शहर की मंडी में बेच सकता है। बीच में बिचौलिए कम हो गए। इसका मतलब है कि गांव की लड़की साइकिल से आसानी से 10 किलोमीटर दूर के स्कूल या कॉलेज जा सकती है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना अब घंटों का नहीं, मिनटों का काम है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने सूक्ष्म उद्यमों की बात क्यों की थी। ये सिर्फ दो अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। नहीं, ये जुड़े हुए हैं। ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। 1.17 लाख किलोमीटर की ये सड़कें सिर्फ ईंट और तारकोल नहीं है। ये वो रास्ते हैं जिन पर चलकर छोटे उद्यमी अपना माल बाजार तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जिससे स्थानीय उद्यमिता में ये अभूतपूर्व उछाल संभव हो पाया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सड़क कनेक्टिविटी और स्थानीय उद्यमिता का ये सीधा संबंध है। एक ऐसा चक्र है जहां एक विकास दूसरे विकास को जन्म देता है। सही कहा। तो हमने बहुत सारे आंकड़ों पर बात की, जीएसडीपी, राजकोषीय घाटा, कृषि, उद्योग, सड़कें। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इतने सारे आंकड़ों के जंगल में खो सकता है। हाँ, ये होता है। इन सब जानकारियों को याद रखने का कोई आसान तरीका है? सबसे जरूरी बातें क्या है जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए? जरूर। इतने सारे तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक शॉर्टकट बहुत काम आ सकता है। हम इसे जीएसपी फार्मी नियम कह सकते हैं। जीएसपी फार्मी जी, ये एक मेमोनिक है, यानी एक ऐसी तरकीब जो मुख्य बिंदुओं को एक क्रम में याद रखने में मदद करती है। जीएसपी फार्मी, ये दिलचस्प है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जी से शुरू करते हैं। जी का मतलब है जीएसडीपी ग्रोथ, और यहां सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है स्थिर कीमतों पर 9.2% की वास्तविक विकास दर। ठीक है। जी के बाद एस यानी सेक्टोरल योगदान। यहाँ मुख्य बात है सेवा क्षेत्र का दबदबा जो 58.6% है। जी। और फिर पी यानी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो मौजूदा कीमतों पर 66,828 है। तो ये हो गया जीएसपी ग्रोथ सेक्टर पर कैपिटा। बिल्कुल। अब आते हैं फार्मी पर। एफ का मतलब है फिस्कल इंडिकेटर्स यानी राजकोषीय संकेतक। यहां बस ये याद रखना है कि राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। सही। एफ के बाद ए यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ याद रखने लायक है चावल उत्पादन में 21% की जबरदस्त वृद्धि। और गेहूं में 10.7%। बिल्कुल। फिर आता है आर यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। 1.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण पक्की सड़कों का आंकड़ा। ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये सबसे बड़ा और ट्रांसफॉर्मेटिव आंकड़ा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जीएसपी फार। अब एम और आई बचे हैं। एम से क्या होगा? एम का मतलब है माइनिंग सेक्टर ग्रोथ। सर्वेक्षण में इसका खास जिक्र है, जिसमें 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा। और आखिर में आई यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। यहां दो बातें याद रखनी है। 75,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित निवेश और सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार में 107% की अभूतपूर्व वृद्धि। ठीक है। तो ये बन गया जीएसपी फार्मीन। जीएसडीपी सेक्टरल, पर कैपिटा, फिस्कल, एग्रीकल्चरल, रोड्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल। परीक्षा से पहले मुख्य आंकड़ों और रुझानों को तेजी से दोहराने के लिए ये एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के इस गहरी पड़ताल से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे राज्य की है जो तेजी से अपनी किस्मत बदल रहा है। विकास दर प्रभावशाली है, सरकार की माली हालत सुधर रही है और कृषि से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में जमीन पर काम होता दिख रहा है। सही कहा। आंकड़े एक आशावादी कहानी कह रहे हैं। बेशक चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। आय की असमानता, रोजगार की गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। हाँ, वो तो है। लेकिन आर्थिक संकेतों की दिशा बिल्कुल सही है। ये एक मजबूत नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी चर्चा रही। जरूर। और आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है, ये सर्वेक्षण उद्योग और सूक्ष्म उद्यमों में अभूतपूर्व वृद्धि और निवेश को उजागर करता है। इन स्पष्ट रुझानों के अलावा इन आंकड़ों के आधार पर बिहार के आर्थिक भविष्य में कौन सा एक अदृश्य क्षेत्र, अनसीन सेक्टर, सबसे बड़ी अप्रत्याशित वृद्धि का स्रोत बन सकता है, जिसके बारे में अभी तक इस सर्वे में साफ संकेत नहीं दिया गया है।
सोचने वाली बात है। क्या वो पर्यटन हो सकता है, या आईटी सेवाएं, या फिर खाद्य प्रसंस्करण का कोई नया रूप? ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, इकोनॉमी टॉपिक्स बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम यूनियन बजट 2024-25 पर चर्चा करेंगे।